Hello students, once again welcome to my class. And yesterday we have already started the 5th chapter of book 2nd, Challenges to the Congress System. And yesterday we started the topic forced general elections of 1967. इसमें हमने जो पढ़ा था कि इन इलेक्शंस में किस तरीके से कांग्रेस को नए चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, क्योंकि इंडिया की इस टाइम पे जो कंडीशंस थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था इंडिया, क्योंकि उसी टाइम पर इसी ईयर में दो जो मेन लीडर्स थे, शास्त्री जी और नेहरू जी, उनकी डेथ हो चुकी थी। हमारे वॉर हुए थे चाइना और पाकिस्तान के साथ, उसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस भी चल रहे थे। दूसरी साइड मॉनसून फेल हो गया था, जिसकी वजह से सूखा पड़ा, खाने की कमी आई, और जो हमारी फॉरेन जो एक्सचेंज थी हमारे पास, वो भी धीरे धीरे कम होने लगी, और मिलिट्री एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। फिर इंदिरा गांधी को भी बहुत कम टाइम हुआ था पावर में आए हुए, यानी पीएम बने हुए सिर्फ 1 साल ही हुआ था, और वो इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं थी इन सारी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। दूसरी तरफ जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने क्या कर दिया, जो उनके प्रेशर में आकर जो वैल्यू थी हमारी रुपये की वो भी बहुत कम हो गई, और इसकी वजह से जो प्राइसेस थे गुड्स के वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो जनता बहुत ज़्यादा परेशान हुई, उन्होंने स्ट्रगल्स, हड़ताल, बंद, ये सब चीज़ें स्टार्ट कर दी। पीपल ऑल ओवर द कंट्री प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इन्फ्लेशन, फूड स्कार्सिटी, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड वर्सनिंग इकोनॉमिक कंडीशंस, एंड इट इंक्रीज बिटरनेस एंड अनरेस्ट ऑल ओवर द कंट्री। अब इतनी सारी परेशानियां हो रही हैं, दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने भी क्या कहा, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ना लेकर क्या कहा कि भाई ये सारी चीज़ें किस वजह से हो रही हैं, जो हमारे यहाँ लॉ है, जो भी सिस्टम चल रहा है, उनके अंडर में ये सारी प्रॉब्लम आती हैं, ना कि गवर्नमेंट के। तो इस वजह से कंडीशंस और ज़्यादा ख़राब हो गई, और कम्युनिस्ट एंड सोशल पार्टीज लॉन्च मूवमेंट फॉर ग्रेटर यूनिटी। CPIM, CPIML led armed agrarian struggles, and this phase also witnessed worst Hindu-Muslim riots since independence. इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, तो दूसरी तरफ जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टीज़ थी, उन्होंने एक आंदोलन स्टार्ट कर दिया कि भाई किसी तरह हमारे देश के अंदर यूनिटी बनी रहे। दूसरी तरफ CPI, CPIM जो पार्टीज़ थी, इन्होंने आम स्ट्रगल स्टार्ट कर दी, यानी हथियारों के बल पर एक स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया, और पूरे देश के अंदर पार्टीशन के बाद से पूरे देश के अंदर फिर से हिंदू मुस्लिम जो दंगे थे वो भड़क चुके थे। तो चारों तरफ क्या था, डिस्टर्बेंस थी, परेशानियां थी। तो इसका फ़ायदा किसने उठाया, तो वो उठाया नॉन कांग्रेस मेंबर्स ने। नॉन कांग्रेसिज्म यानी जो गैर कांग्रेस वाले लोग थे वो लोग। तो दिस सिचुएशन कुड नॉट रिमेन इन आइसोलेशन फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स इन द कंट्री, यानी ये जो सिचुएशन थी, इसकी वजह से जो पार्टी पॉलिटिक्स थी वो भी बच नहीं सकी। अपोजिशन पार्टीज केम इनटू लाइमलाइट, दे ऑर्गेनाइज पब्लिक प्रोटेस्ट एंड प्रेशराइज द गवर्नमेंट। Parties opposed to Congress realized that division in their votes kept the Congress in power. जो जितने भी अपोजिशन पार्टीज थी, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि भाई जनता भड़क रही है गवर्नमेंट के काम से, तो अब उन्होंने लोगों को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, उनको लीडरशिप प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी। और जो भी कांग्रेस के विरोधी पार्टीज थी, उन्हें ये लगने लगा कि उनके वोट क्या होते हैं, अभी तक बट जाते थे, और इसी का फ़ायदा मिलता था कांग्रेस को पावर में आने के लिए। अगर अब इन्हें ये लग रहा था कि अगर हम सारे आपस में क्या करें, एक साथ आ जाएं, यानी जो भी हमारी आइडियोलॉजीज़ हैं, हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, वो सब हमारे सबके सेपरेट हैं, लेकिन हम लोग क्या करें, अपना एक ग्रुप बना लें, सब साथ आ जाएं और एक अपना यूनाइटेड फ्रंट बनाएं। तो इससे क्या होगा,
कि जो कांग्रेस है उनके पास जो वोट जाते हैं, मेजॉरिटी जो उनको हमेशा मिल जाती है, वो उनको नहीं मिल पाएगी। और ये जो एक आइडियोलॉजी थी, दिस वाज गिवन बाय राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया जी ने ये एक आइडियोलॉजी दी थी नॉन कांग्रेसिज्म से रिलेटेड, और उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस की गवर्नमेंट चल रही है वो क्या है, गरीबों के लिए काम नहीं कर रही है, उनके अगेंस्ट है, नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम उन्होंने इस्टेब्लिश किया हुआ है, और गरीबों के हक में हम लोग काम करेंगे डेमोक्रेसी को वापस लाने के लिए। जो नॉन कांग्रेस पार्टीज़ हैं उनको अपना एक ग्रुप सेटअप करना पड़ेगा, इसलिए ये लोग एक साथ मिलकर साथ आना चाहते हैं ताकि इनको भी फ़ायदा हो और जो कांग्रेस है उसकी पार्टी वापस से मेजॉरिटी में ना आ सके। तो इसका असर बहुत ज़्यादा हुआ 1967 के इलेक्शंस में। 1967 के इलेक्शंस जो आए उसके थ्रू कांग्रेस ने क्या हुआ, कांग्रेस को सीटें तो मिली, यानी सेंट्रल लेवल पर, यूनियन लेवल पर पार्टी जीत गई, लेकिन जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के इलेक्शंस थे, यानी कई स्टेट्स में ये पार्टी अपनी मेजॉरिटी साबित नहीं कर पाई। कई स्टेट्स में ये इलेक्शंस हार गई, जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, केरला, इन सब जगहों पर अपने इलेक्शंस ये हार चुकी थी। तो लेजिस्लेटिव असेंबलीज में मेजॉरिटी तो मिली लेकिन उतनी सीट्स नहीं मिली लोकसभा के अंदर, और कई स्टेट्स में गवर्नमेंट हार गई थी। जैसे तमिलनाडु में के कामराज, इससे पहले भी नाम आ चुका है। के कामराज कौन थे? पावरफुल इन्फ्लुएंशियल लीडर ऑफ कांग्रेस। बिहार में के बी सहाय हार गए, बंगाल के अंदर अतुल्य घोष, महाराष्ट्र में एस के पाटिल। तो ये सारे जो पावरफुल लीडर्स थे इन इलेक्शंस में अपनी सीटें नहीं बचा पाए थे। इस वजह से कांग्रेस को बहुत ज़्यादा धक्का लगा। तो एक तरीके से देखें तो 9 स्टेट्स थी जिसमें कांग्रेस हारी थी। बुक में 7 स्टेट्स दी हुई हैं, लेकिन 9 इसलिए बोल रहे हैं कि 2 स्टेट्स के अंदर कांग्रेस जीती तो थी, लेकिन वहाँ पर भी कुछ पार्टी मेंबर्स के पार्टी बदलने की वजह से इसने अपनी मेजॉरिटी नहीं बना पाई और वहाँ पर कोलिशन गवर्नमेंट्स बनी थी, इसलिए 9 स्टेट्स बोला जाता है। वैसे मेन जो है वो 7 स्टेट्स में ही अपनी विधानसभा की सीटें खो चुकी थी। अब मद्रास के अंदर बात करें, जिसे आज हम लोग क्या होता है तमिलनाडु, यहाँ पर जो रीजनल पार्टी पावर में आई दैट वाज डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, इसकी फुल फॉर्म है। और ये जो पार्टी थी अपने दम पर एज अ रीजनल पार्टी इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई यहाँ पर, और हिंदी विरोधी थे ये। यहाँ पर जो मेन इनका यही कहना था कि हम अपने स्टेट्स में, जो साउदर्न स्टेट्स हैं या जो आंध्र प्रदेश हैं, यहाँ पर हिंदी का यूज़ नहीं करेंगे, जो भी यहाँ पर भाषा बोली जाती है वही बोलेंगे, और इसलिए इन्होंने कई मूवमेंट्स भी इसके लिए स्टार्ट करे थे। फिर 1967 के जो इलेक्शंस थे, खासकर लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस थे, उसमें किसी भी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पाई थी। इसी वजह से ये इस टाइम पर स्टेट्स के अंदर कोलिशन सिस्टम की स्टार्टिंग हुई। कुछ पार्टीज़ थी, कोलिशन सिस्टम किसको कहते हैं? मानो एक पार्टी है, उसको जितने वोट्स चाहिए मेजॉरिटी के लिए उतने नहीं मिल पाए, क्योंकि जो वोट्स थे जनता के वो बट गए अलग अलग पार्टीज़ के अंदर। तो अब इन्होंने क्या किया कि अपनी जो वोट्स थे बटे हुए उनको अगर हम क्या करें, अपना एक ग्रुप बना लें, कोलिशन बना लें, साथ आ जाएं, तो वो सारे जो वोट्स अभी क्या हो गए हैं, डिवाइड हो गए हैं, वो अब एक हो जाएंगे और उसकी वजह से हम मेजॉरिटी में आ जाएंगे। यही सिस्टम कहलाता था कोलिशन सिस्टम। तो स्टेट्स के अंदर कोलिशन सिस्टम स्टार्ट हुआ। जैसे पंजाब में पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट बना, इसके अंदर अकाली दल भी था, सीपीआई, सीपीआईएम, एसएसपी, जनसंघ,
बहुत सारी पार्टीज़ ने एक साथ मिलकर अपना एक ग्रुप बनाया था, पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। ऐसा ही कुछ बिहार के अंदर भी हुआ था, वहाँ पर भी कुछ पार्टीज़ ने अपना एक ग्रुप बनाया। सबकी आइडियोलॉजीज़ अलग अलग थी, लेकिन फिर भी पावर में आने के लिए लोग क्या करते हैं, अपना एक गठबंधन बना लेते हैं और पावर में आकर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ के साथ, यानी कुछ जितने भी अगर 5-6 लोग शामिल हैं, 5-6 अलग अलग पार्टीज़ शामिल हैं एक ग्रुप के अंदर, तो सबको अपनी आइडेंटिटी भी बना के रखनी है, लेकिन फिर भी सामने वाले की बात को भी सुनना पड़ता है। नहीं तो क्या होगा, आपका अलायंस टूट सकता है, मेजॉरिटी चली जाएगी इसकी वजह से। तो इस तरीके से अलायंस बनाए जाते थे, गठबंधन बनते थे, और यही स्टेट्स के अंदर स्टार्टिंग हुई। और जो भी ये अलायंस गवर्नमेंट्स बनी, इन्होंने नॉन कांग्रेस जो गवर्नमेंट्स थी उनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद आपके बुक में टॉपिक आ रहा है, साइड में बॉक्स दिया होगा, डिफेक्शन, और एक कार्टून भी शायद रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आया राम गया राम। तो आया राम गया राम एक फ्रेज स्टार्ट हो गया था, और ये उन लोगों की वजह से हुआ था जो भाई क्या करते हैं, लालच में आकर पार्टीज़ चेंज कर लेते हैं। तो ऐसे ही एक एमएलए थे जिन्होंने 15 दिन के ही अंदर 3 बार अपनी पार्टी चेंज करी। कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए और फिर से कांग्रेस में वापस आ गए थे। इनका नाम था वीरेंद्र सिंह, और इन्हीं के ऊपर कि भाई इन्होंने कुछ ही घंटों में कितनी बार अपनी पार्टी चेंज कर ली, तो एक फ्रेज स्टार्ट हो गया था आया राम गया राम के नाम से। तो बाद में इन चीज़ों को रोकने के लिए, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये पहले भी था और आज भी कई मेंबर्स हैं कि भाई आज हमने इलेक्शन तो मानो कांग्रेस से लड़े हैं, लेकिन कल को अगर आपको जनता पार्टी कोई ज़्यादा उससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है, तो लोग लालच में आके क्या कर देते हैं, सीट चेंज कर लेते हैं, अपनी पार्टी बदल देते हैं। तो इसके लिए एक लॉ बनाया गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू कुछ कंट्रोल हुआ इन चीज़ों के ऊपर। तो इसमें यही था कि अगर कोई भी पार्टी मेंबर अपनी पार्टी बदलता है तो उसकी सीट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और दोबारा से उस सीट पर आने के लिए उसको नेक्स्ट इलेक्शंस लड़ने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर इन चीज़ों से रोक लगी और कमी भी आई है। तो ये था आया राम गया राम। अक्सर इस पे आपके कार्टून से रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम्स के अंदर, तो बहुत इजी सा है, ज़्यादा जानने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। कौन थे, उनका नाम याद रखो, किस पार्टी से किस में गए, किस में वापस आए, सिर्फ इतना ही जानना है। अब है कि भाई नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज़ स्प्लिट इन कांग्रेस, यानी कांग्रेस में किस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी थी वो कैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई। स्प्लिट का मतलब होता है टूटना। तो जो कांग्रेस पार्टी थी वो भी कैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई, क्या रीज़न थे उसके। तो अगर यहाँ पर बात करें इंदिरा और मेन जो पुराने लीडर्स थे उनके बीच में कुछ इश्यूज थे, उसके कारण ही कांग्रेस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। तो इन 1967 गवर्नमेंट में जो थी कांग्रेस की, सेंटर में तो आ गई लेकिन स्टेट्स में उसने अपनी पावर खो दी थी। और इस वजह से जो इंदिरा गांधी और जो सिंडिकेट्स थे, ये क्वेश्चन बहुत बार 1 मार्क्स में अक्सर आया है कि हु वर सिंडिकेट्स। तो सिंडिकेट्स अगर बोलें तो वो कहलाते थे आपके जो भी पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लीडर्स इन कांग्रेस, यानी कांग्रेस पार्टी के अंदर जो भी पुराने प्रभावशाली और पुराने पावरफुल लीडर्स थे उन्हीं को सिंडिकेट्स बोला जाता था। जैसे कामराज हो गए, एन संजीवा रेड्डी हो, एस.के. पाटिल, निजलिंगप्पा, ये सारे क्या थे, सिंडिकेट्स थे। तो इन दोनों के ही बीच में
कुछ इश्यूज स्टार्ट हुए। तो इंदिरा को जो मेन मतलब विरोध का सामना जो करना पड़ रहा था, जो मेन चैलेंज था, वो किसी अपोजिशन पार्टी से नहीं था, वो था पार्टी के अंदर से, सिंडिकेट्स से, क्योंकि सिंडिकेट्स के थ्रू ही इंदिरा गांधी पावर में आई थी, उनको पीएम बनने का मौका मिला था। तो सिंडिकेट्स क्या सोचते थे कि भाई इंदिरा गांधी जो है वो हमारे अकॉर्डिंग काम करेगी, जैसा हम कहेंगे वैसा करेगी। लेकिन इंदिरा गांधी अपना खुद का एक स्टैंड, अपनी खुद की आइडेंटिटी के थ्रू अपनी पहचान बनाना चाहती थी, और इसलिए उन्होंने जो ये पुराने लीडर्स थे उनके अकॉर्डिंग काम करना नहीं माना। इस वजह से दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव शुरू हो गए थे। तो इंदिरा गांधी ने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि जो उनके एडवाइज़र्स थे, जैसे बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, पीएम है, ये सब क्या करते हैं, अपने कुछ पर्सनल असिस्टेंट या एडवाइज़र्स साथ में रखते हैं, उनको अपॉइंट करने पड़ते हैं। तो ये एडवाइज़र्स और जो उनके सपोर्टर्स थे, बहुत ज़्यादा जो विश्वस्त लोग थे, वो उन्होंने पार्टी के अंदर से सेलेक्ट नहीं किए, वो कहाँ से किए, पार्टी के बाहर से। और ये बात सिंडिकेट्स को बहुत ज़्यादा बुरी लगी, उनको ये पसंद नहीं आया कि पार्टी के अंदर से मेंबर्स को उसने ना चुनकर पार्टी के बाहर से, यानी जो नॉन कांग्रेस लोग थे, उनको इसने अपने एडवाइजरी ग्रुप में शामिल किया इंदिरा गांधी ने। तो इस वजह से दोनों के बीच में मनमुटाव स्टार्ट किया। तो दो चैलेंजेस जो इंदिरा गांधी इस टाइम पर सबसे ज़्यादा जो मेन परेशानी थी वो थी कि भाई अपने आप को सिंडिकेट्स के जो इन्फ्लुएंस है, उनका जो प्रभाव है, उनसे अपने आप को आज़ाद करना, अपना खुद की पहचान बनानी। और दूसरा 1967 के जो इलेक्शंस हुए थे, उनमें जिन जिन स्टेट्स में कांग्रेस हार गई थी, वहाँ पर वापस से अपनी जीत हासिल करना। तो ये दो चैलेंजेस थे इंदिरा गांधी के सामने। तो इन सब के लिए इंदिरा ने क्या किया, अपने गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को कुछ चेंज करना स्टार्ट कर दिया। यानी जिस ढर्रे पर अभी तक उनकी जो भी पॉलिसीज़ बन रही थी, उसमें चेंजेस लाने शुरू कर दिए। अभी तक प्राइवेटाइजेशन या जो भी उनकी विचारधारा थी वो दूसरी थी, लेकिन अब इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को चेंज करना स्टार्ट करा। तो अब क्या था कि इन्होंने क्या शुरू किया, गरीबों के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। जो लेफ्टिस्ट जो आइडियोलॉजी थी, उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो किया। और अब इन्होंने जो मेन इनका एम था कि भाई गरीबों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करें, क्योंकि गरीब अगर हमारा सपोर्ट करेंगे तो वापस से हम लोग पावर में आ सकते हैं, या जहाँ जहाँ पर हमने अपनी पावर खोई है वहाँ हमें वापस से अपनी पावर हासिल हो जाएगी। तो इसके लिए ही इन्होंने क्या किया, एक प्रोग्राम शुरू किया, 10 पॉइंट प्रोग्राम इन मई 1967। इस प्रोग्राम के थ्रू इन्होंने गरीबों पर ज़्यादा ध्यान दिया, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया गया। भाई इस टाइम तक क्या था, जो बैंक्स वगैरह थे वो ज़्यादातर अमीर लोगों को ही फ़ायदा देते थे, गरीबों को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता था। प्राइवेटाइजेशन के थ्रू क्या हो गया कि गरीबों को भी उतना ही फ़ायदा मिलने लगा। फिर बैंक्स के ऊपर कंट्रोल हुआ, नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस, सीलिंग ऑन अर्बन पॉवर्टी प्रॉपर्टी इनकम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, लैंड रिफॉर्म्स एंड प्रोविजन ऑफ हाउसिंग साइट्स फॉर रूरल पुअर। ये जो 10 पॉइंट्स थे इन्होंने अपने इस प्रोग्राम में शुरू किए, जिसकी वजह से गरीबों का सपोर्ट इनको मिल सके। तो एक तरीके से देख सकते हैं हम कि कैसे इंदिरा गांधी ने अपने आइडियोलॉजी को चेंज किया, सिंडिकेट्स से बिल्कुल अलग हटकर अपनी एक खुद की पहचान बनाने के लिए, खुद का स्टैंड लेने के लिए, या उनके इन्फ्लुएंस से बाहर निकलने के लिए इंदिरा गांधी अपने दम पर पार्टी को चलाना चाह रही थी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ 1969।
अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों की जो राइवलरीज हैं सिंडिकेट और कांग्रेस की, वो 1969 में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए उसमें बहुत ज़्यादा खुलकर सामने आ गई। वो कैसे आई? द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट फेल वैकेंट ड्यू टू द डेथ ऑफ जाकिर हुसैन। डिस्पाइट मिसेस गांधीज reluctance, Congress managed to nominate her opponent and Lok Sabha Speaker N. Sanjeeva Reddy as official candidate of Congress. Indira Gandhi retaliated by encouraging the then Vice President V.V. Giri to file nomination papers as an independent candidate. अब भाई क्या था? प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने थे 1969 में, क्योंकि उस टाइम पर जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनकी डेथ हो गई थी और जो प्रेसिडेंट की सीट थी वो वैकेंट थी। तो इसके लिए सिंडिकेट्स ने और इंदिरा गांधी ने दोनों ने ही अपने अपने कैंडिडेट्स सामने रखे। सिंडिकेट्स ने सपोर्ट किया एन संजीवा रेड्डी को और इंदिरा गांधी सपोर्ट्स वी.वी. गिरी, क्योंकि दोनों ही ये जानना चाहते थे कि भाई दोनों में से पावरफुल कौन है ज़्यादा। अगर एन संजीवा रेड्डी जीत गए तो सिंडिकेट्स पावरफुल हैं, अगर वी.वी. गिरी जीतते हैं तो इंदिरा गांधी ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए दोनों ने अपने अपने अलग अलग कैंडिडेट्स को यहाँ पर उतारा। और जो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे इस टाइम पर वो थे एस निजलिंगप्पा। उन्होंने क्या कहा कि भाई जो कांग्रेस मेंबर्स हैं वो लोग किसको वोट करेंगे? वो संजीवा रेड्डी को ही करेंगे, क्योंकि उसको सिंडिकेट जो पुराने लीडर्स हैं उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि भाई मैं ये नहीं कह रही हूँ कि संजीवा रेड्डी को वोट दो या फिर वी.वी. गिरी को वोट दो, मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। मैं सब कुछ जनता के ऊपर छोड़ रही हूँ कि वो जिसको या जो भी मेंबर्स हैं, जो भी लीडर्स इनको चुनेंगे, उनकी मर्ज़ी पर छोड़ देती हूँ कि जिसको चाहे अपनी सोच से वो वोट कर सकते हैं। तो क्या हुआ? जीता कौन? वी.वी. गिरी। तो इससे इंदिरा की एक बहुत बड़ी जीत के रूप में देखा गया कि इंदिरा ने जिनको सपोर्ट किया था वो जीतकर सामने आए और प्रेसिडेंट बने वी.वी. गिरी। और इसकी वजह से जो कांग्रेस थी वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक बनी कांग्रेस ओ और दूसरी कांग्रेस आर। तो कांग्रेस ओ के अंदर जो ये कहलाती थी सिंडिकेट, और कांग्रेस आर जो नई कांग्रेस पार्टी बनी थी वो थी इंदिरा गांधी की। तो इस तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई कांग्रेस पार्टी। अच्छा, एक शॉर्ट क्वेश्चन जो बताना रह गया था आपको, वो था कि जो 1967 के इलेक्शंस हुए थे, जो इतना चेंजेस सीटों में नज़र आया था कि भाई अब तक जो इससे पहले इलेक्शंस हुए हैं जनरल इलेक्शन, उसमें ज़्यादातर 70 to 75% जो मेजॉरिटी मिली थी वो किसको मिली थी? कांग्रेस को मिली थी। लेकिन इस इलेक्शंस में ज़्यादातर जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे उन्होंने जो रिज़ल्ट निकला उसको क्या कहा? पॉलिटिकल अर्थक्वेक। क्योंकि इस टाइम पर मेजॉरिटी तो मिली लेकिन अब तक की सबसे कम मेजॉरिटी कांग्रेस को 1967 के इलेक्शंस में मिली थी, इसीलिए इसे पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहा गया, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट या जो एक्टिविस्ट थे उनके थ्रू। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एक एक नंबर में जो पूछे जाते हैं। I hope these topics are enough for today's class. Next topic we will be continuing next part of this chapter. Thank you for watching my video. सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें और कोई भी क्वेरीज हो प्लीज़ पूछें और अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखें। चैप्टर्स को रिवाइज़ करना ना भूलें, अपने चैप्टर्स अच्छे ढंग से रिवाइज़ करें ताकि आपको जो भी इसमें चीज़ें दी हुई हैं, जो कंटेंट्स हैं, वो और ज़्यादा क्लियरली समझ में आए। थैंक यू।